नमस्कार, एमटी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मैं एक सामाजिक बुराई पर चर्चा कर, सामाजिक बुराई भी कह सकते हैं, सामाजिक मजबूरी भी कह सकते हैं। भिक्षावृत्ति। भिक्षावृत्ति आप जब देखते हैं, कहीं आप जाइए, अभी गाड़ी से जाइए तो किसी सिग्नल पर आपको भीख मांगने वाले लोग मिल जाएंगे। किसी मंदिर पर आप चले जाइए, वहां सैकड़ों हजारों की संख्या में आपको भिखारी मिल जाएंगे। और ये भिक्षावृत्ति कितनी जो है मतलब सामाजिक रूप से जो है बुराई बन चुकी है, या कह लीजिए कि सामाजिक रूप से भारत की बेइज्जती हो रही है। क्या है ये मसला कि मध्य प्रदेश में 2 जिले ऐसे हैं जहां जो है भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई जा चुकी है। भिक्षावृत्ति पर भारत का कानून क्या कहता है? महाराष्ट्र में तो 1959 में जो है एक कानून बना था जो भिक्षावृत्ति पर पूरी तरीके से रोक लगाता था। लेकिन आपको बता दें कि महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा अमीर भिखारी हैं। अगर भिखारी शब्द आता है दिमाग में ना, तो यही होता है कि किसी के पास खाने के लिए अनाज नहीं है, रहने के लिए छत नहीं है, पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, वे अपने गुजर बसर के लिए जो है भीख मांगते हैं। लेकिन आज जो है भिक्षावृत्ति एक तरह से बिजनेस हो गया है। मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे भिखारी दिखते हैं, कुछ ऐसा गिरोह सक्रिय होते हैं जो मजबूर लोगों से भीख मंगवाते हैं, और शाम को उनका भिक्षा जो उनको मिली रहती, जो भी भीख मिला रहता है, उसको इकट्ठा करते हैं, उनको दिहाड़ी की तरह देते हैं। ये जो बधुआ मजदूर लोग काम करते हैं। यही नहीं, ये भी होता है कि भिखारी अपना क्षेत्र बांटे रहते हैं। कुछ भिखारी ऐसे होते हैं, जब कहीं चले जाते हैं तो दूसरे भिखारी को अपना क्षेत्र बेच देते हैं या किराए पर दे देते हैं। वो कहते हैं कि चलो ठीक है, डेली का हमें इतना देते रहना और हमारे क्षेत्र में भीख मांगो। ऐसी सुविधा जो है लोगों ने किया। तो लेकिन इस पर जो है हम लोग आज चर्चा करेंगे। एक अनुमान के अनुसार 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 लाख भिखारी हैं। 4 लाख भिखारी हैं, जैसे जो है 2 लाख लगभग जो है पुरुष हैं और 2 लाख ही लगभग जो है महिलाएं भी भिखारी हैं। भारत में भिखारी कितने अमीर हैं इसके बारे में मैं आपको बता दूं तो महाराष्ट्र के एक भरत जैन है, करोड़ों की संपत्ति के मालिक हैं। उनके बच्चे जो है कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ते हैं। वे छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस पर जो है भीख मांगते हैं, 40 साल से भीख मांग रहे हैं। करोड़ों के फ्लैट में वो रहते हैं। वही नहीं, उनके अलावा जो है भारत में बहुत ढेर सारे भिखारी हैं जो अमीरों की लिस्ट में आते हैं, जिसमें जो है लक्ष्मीदास शेख हैं, उनका नाम बहुत फेमस है। फिर जो है कृष्ण कुमार गीते हैं, उनका नाम बहुत फेमस है। बुरजू चंद्र आजाद हैं, उनका नाम बहुत फेमस है। पप्पू कुमार हैं, मलाना खान हैं, सरबतिया देवी हैं। ये लोग सबसे अमीर भिखारियों में गिने जाते हैं। अब ठीक है, भारत की छवि किस तरीके से भिखारियों को लेकर के गड़बड़ाती है, या कह लीजिए कि दुनिया में बदनाम होती है, उसके लिए अभी मैं आपको बता दूं कि मध्य प्रदेश सरकार ने कुछ कदम उठाए हैं। पहले जो है इंदौर जिला प्रशासन ने सार्वजनिक स्थलों पर भीख मांगने पर रोक लगाई थी, और जो है फिर भोपाल ने भी रोक लगाई है। अब ये क्या है, कानून क्या कहता है देश का, इस पर हम आगे बात करेंगे। आज जो है हम भिखारियों के लिए क्या कानून है, और क्या भीख मांगना अपराध है, क्या देश में भीख मांगना बंद हो सकता है, कौन होते हैं भिखारी, कौन सी सरकार की योजना है। सरकार की एक योजना है जो भिखारियों के लिए काम करती है, उसका नाम स्माइल है। इस पर मैं अभी चर्चा करूंगा। क्या सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है, सुप्रीम कोर्ट की क्या गाइडलाइन है। अगर भिखारियों की संख्या के बारे में बताएं तो आपको बता दें, सबसे ज्यादा भिखारी पश्चिम बंगाल में है, उसके बाद उत्तर प्रदेश का नंबर आता है, मध्य प्रदेश हो, दमन दीव हो, गोवा में तो गोवा में भी है भिखारी। दमन दीव में खाली 2 भिखारी हैं, केवल 2, और वो भी एक ऐतिहासिक नाम है, 2 हैं। चलिए मैं अब आगे चर्चा करता हूँ। भोपाल के जिला कलेक्टर ने हाल ही में एक आदेश दिया था। उसके अनुसार पब्लिक प्लेस पर, यानी सार्वजनिक स्थानों पर जो है भीख मांगने पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी गई। सार्वजनिक स्थान जैसे मंदिर हो गया, कोई पार्क हो गया, सिग्नल लाइट हो गई, या सड़क हो गया, कहीं भी। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये फैसला सही है? क्या सिर्फ कानून बनाकर भीख मांगने की समस्या को समाप्त किया जा सकता है? भोपाल नगर सुरक्षा अधिनियम भारतीय न्याय संहिता की धारा 163 के तहत प्रशासन ने पूरे जिले में किसी भी तरह की भीख मांगने पर सख्त प्रतिबंध लगा दिया है। पूरे भोपाल जिले में जो है भीख नहीं मांगा जा सकता। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसके पहले इंदौर, वो भी जो है मध्य प्रदेश का एक जिला है, इंदौर में ऐसा प्रतिबंध लगाया जा चुका है। और वहां तो ऐसा भी है कि भीख देने और लेने
दोनों पर जो है प्रतिबंध है। यहाँ तक कि भिखारियों से अगर कोई सामान भी खरीदता है तो उस पर भी प्रतिबंध है, दोनों को जेल जाना पड़ सकता है। FIR कराने की जो है व्यवस्था है। इस धारा के तहत 1 साल की कैद या 2500 रुपए तक जुर्माना या दोनों लगाया जा सकता है जो भीख मांगता हुआ पकड़ा गया या देता हुआ पकड़ा गया या किसी ने भिखारियों से सामान खरीदा। भिखारियों से सामान खरीदने का मतलब यही हुआ कि उनको प्रोत्साहित करना होता है, उनको पैसा मिलता है ना। अब आप ये जान लीजिए कि भोपाल पर ऐसा प्रतिबंध क्यों लगाया गया। होता क्या है कि भोपाल की तरह अभी आप देख लीजिए, किसी सिग्नल पे जाइए, वहां ढेर सारे भिखारी हैं, इससे जाम लग जाता है, इससे एक्सीडेंट होने की भी खतरा रहता है। लेकिन इसके बारे में जानते हैं, भोपाल जिला प्रशासन ने इंदौर तर्ज पर भीख मांगने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाया। प्रशासन ने यह फैसला इसलिए किया क्योंकि उन्हें अखबारों और दूसरी जगहों से पता चला कि ट्रैफिक सिग्नल, चौराहों, मंदिरों और दूसरी पब्लिक जगहों पर भीख मांगने वालों की संख्या बहुत बढ़ गई है। और आपको हम बता दें, भिखारी क्राइम भी करते हैं, दिन में भीख मांगते हैं और रात में वो क्राइम भी करते हैं, चोरी भी करते हैं, है ना। इस भोपाल प्रशासन आदेश के अनुसार अकेले अपने परिवार के साथ भीख मांगने वाले न केवल इस प्रथा को रोकने के उद्देश्य से बनाए गए सरकारी निर्देशों का उल्लंघन करते हैं, बल्कि सार्वजनिक आवाजाही और यातायात को बाधित भी करते हैं। प्रशासन ने यह भी नोट किया कि इनमें से कई व्यक्ति दूसरे राज्यों और शहरों से आते हैं और कुछ तो क्रिमिनल रिकॉर्डधारी भी होते हैं, आपराधिक रिकॉर्ड भी उनके नाम होता है। ऐसा बहुत देखा गया है। प्रशासन का कहना है कि बहुत सारे भिखारी नशे या दूसरे गैर कानूनी गतिविधियों में शामिल होते हैं। कई बार संगठित गिरोह भीख मांगने की आड़ में अपराधियों को अंजाम देते हैं। इसके अलावा ट्रैफिक सिग्नल पर भीख मांगने से दुर्घटना का खतरा बढ़ जाता है। कभी कभी हम लोग सड़क पर देखते हैं कि हाथ पैर में जो है वो पट्टी बांध के कोई औरत चिल्ला रही है ना, जैसे लगता है कि उसका एक्सीडेंट हो गया। और उसके बाद कुछ लोग भीख देते हैं। शाम को कोई एक बंदा उसको रिसीव करता है और लेके जाता है और फिर जो उसका घर चलता है। डेली का काम हो गया है ना। तो अच्छा, भीख मांगने की क्या परिभाषा, इसको भी जान लीजिए कि व्हाट अ डेफिनेशन ऑफ द बेगर्स। चलिए, बॉम्बे भिक्षावृत्ति अधिनियम 1959 के अनुसार 1959 में जो है भीख मांगने पर सबसे पहले प्रतिबंधित कानून जो है बंबई में बना था, मतलब महाराष्ट्र में बना था। तो वहां जो है भिक्षावृत्ति को परिभाषित किया गया था कि कौन भिखारी होता है, व्हाट अ डेफिनेशन, है ना। भिखारी वह व्यक्ति है जो भीख मांगता है, चाहे किसी भी तरीके से हो, है ना। सड़क पर प्रदर्शन करता है या बेचने के लिए सामान देता है या किसी साधन के बेसहारा दिखाई देता है। हम आपको बताएं, बहुत बड़ी बड़ी कलम, बहुत बड़ी बड़ी पेन लेके कहते हैं ले लो ले लो। अब बड़ी पेन से कौन लिखता है बताइए जरा आप। 2 फीट की कलम है, उससे कौन लिखेगा? किस ऑफिस में 2 फीट की कलम चलती है? किस जेब में आएगी? किसके, किस बच्चे के जो बैग में आएगी? लेकिन नहीं, जब कोई नहीं लेना चाहता है ना तो कहेंगे खाने के लिए दे दो, खाने के लिए दे दो। मतलब वो एक तरह से ऐसे सामान बेचेंगे जो आपके यूज का ना हो और उसके आड़ में। और सोशल मीडिया पर कुछ इन्फ्लुएंसर होते हैं, वो भी कहते हैं अरे चोरी नहीं करते, इनका सामान ले लिया करो, भले ना यूज हो उसका सामान ले लिया करो, है ना। तो वो भी बढ़ावा एक तरह से देते हैं। ऐसे सोशल इन्फ्लुएंसर भी जो है ऐसी चीजों को बढ़ावा देते हैं। बहरहाल, तो इस अधिनियम के अनुसार जो 1959 में महाराष्ट्र में बना था, भिखारी वह है जिसके पास जीविका का कोई साधन ना दिखे और जो सार्वजनिक जगह पर इस तरह घूमता रहे या रहता रहे कि ऐसा लगे कि वह भीख मांगकर या भीख लेकर ही अपना गुजारा भत्ता करता है। अब ये तो परिभाषा होगी भिखारियों की। भिखारियों का कितना बड़ा कारोबार है भारत में, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया। भरत जैन दुनिया का सबसे अमीर भिखारी है, भारत में है, मुंबई का। उसके बाद सरबतिया देवी हो गई, पप्पू कुमार हो गए, दुनिया भर का जो भिखारी हैं, टॉप 10 भिखारी जो अमीर हैं वो भारत में है। करोड़ों रुपए की संपत्ति उनके पास है। वो अपना घर बनाए हैं, किराए पर दिए, लेकिन भीख मांगना नहीं छोड़ रहे हैं। और तमाम लोग संगठित गिरोह है जो भीख मांगने के लिए कि विकलांग बच्चों का प्रयोग करते हैं, औरतों का प्रयोग करते हैं, दिन भर उनसे भीख मंगवाते हैं और रात में जो है उनको शाम को दिहाड़ी दे देते हैं। बहरहाल, भारत में भीख मांगने का कारोबार कितना बड़ा है। भारत भीख मांगना सिर्फ भारत में ही नहीं बल्कि दुनिया के कई देशों में एक गंभीर समस्या है। ऐसा नहीं कि खाली भारत में ही लोग भीख मांगते हैं। आप दुनिया के और देशों में जाइए, बहुत भीख मांगते हैं। अफ्रीकी देशों में तो बहुत ज्यादा है। अफ्रीकी देशों में तो कोई विदेशी चला जाए तो उसको मांगने वाले ही घेर लेते हैं। बहरहाल,
2011 की जनगणना के अनुसार भारत में 4 लाख से ज्यादा नियमित भिखारी हैं जो डेली भीख मांगते हैं। भीख मांगने को अक्सर मजबूरी या गरीबी से जोड़ा जाता है, लेकिन इसके पीछे जो है ना डरावनी सच्चाई भी छिपी होती है। संगठित गिरोह और बच्चों का शोषण भी किया जाता है, महिलाओं का शोषण किया जाता है। कई बार तो ऐसी बातें आई हैं कि जो बच्चे गायब हो जाते हैं, कभी कभी सूचना आती है कि हर शहर से बच्चे गायब होते हैं, कहाँ जाते हैं। ऐसे ही कुछ लोग हैं, ऐसे ही कुछ गिरोह हैं जो उनके हाथ पैर तोड़ देते हैं, जो उनको विकलांग बना देते हैं और उनसे भिक्षावृत्ति कराते हैं। भाई हर साल हर शहर से बच्चे गायब होते हैं, ऐसी सूचना आती है, ऐसी रिपोर्टें आती है, हम लोग खबर बनाते हैं, वो लोग कहाँ जाते हैं। भीख मांगने वाले अपने गिरोह, जो भीख मांगने वाले गिरोह होते हैं ना, वो अपना क्षेत्र बांट लेते हैं, इलाके बांट लेते हैं, किराए पर इलाके दे देते हैं, है ना, उनका कब्जा होता है। ये अपने कब्जे वाले भिखारियों से रोज की कमाई वसूलते हैं। क्षेत्र है हमारा, यहाँ भीख मांगना जितना देना है। अब भिखारी चलो भाई भीख मांग रहा है, जो उसको मिल रहा है उसमें से कुछ दे रहा है, और गिरोह का सरगना जो है बैठ के कमाई कर रहा है। ये गिरोह बेसहारा लोगों का शोषण करके भीख मांगने को एक मुनाफे का धंधा बना देते हैं और कानून से बचकर अपना काम करते रहते हैं। इन गिरोहों में हिंसा और डराने धमकाने की तकनीकों का भी इस्तेमाल किया जाता है, डराया जाता है। इससे भिखारी इनके कंट्रोल में रहते हैं। कुछ भिखारी अपने इलाकों को अपने दूसरे भिखारी के साथ बेच देते हैं या डेली का किराया लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया कि उनके साथ ही उनके क्षेत्र में भीख मांगे और डेली के हिसाब से उनका पैसा तय है उसको दे। पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा भिखारी है, मैं पहले ही बता चुका। उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश जो है दूसरे तीसरे नंबर पर आता है। इन राज्यों में भिखारियों की संख्या थोड़ा सा ज्यादा है। गांव और शहरों की ओर पलायन जैसे सामाजिक आर्थिक कारकों को दर्शाती है कि भिखारी क्यों इतना ज्यादा है। जो शहर में आ जाते हैं, कोई काम नहीं मिलता तो भीख मांगने का काम करते हैं। नाइजीरिया को अक्सर दुनिया में सबसे ज्यादा भिखारियों वाले देश के रूप में माना जाता है। नाइजीरिया एक अफ्रीका की कंट्री है। आइए जानते हैं कि भारत में भीख मांगने के लिए क्या कानून है और हमारे देश का कानून क्या कहता है। भारत में भीख मांगने के बारे में कानून थोड़ा पुराना है। पहले अंग्रेजों के समय में एक कानून था जिसमें घुमंती लोगों को अपराधी माना जाता था। अगर लॉर्ड विलियम बेंटिंक का नाम याद हो तो उसने सबसे पहले ठगी प्रथा पर, घुमंती जातियों पर प्रतिबंध लगाया था। लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने भारत में कई सुधार किए थे, जिसमें सती प्रथा का अंत उनका जो है बहुत फेमस सुधार है। उसी तरीके से उन्होंने सती प्रथा के साथ साथ ठगी प्रथा का भी अंत किया था। तो अंग्रेजों के जमाने में एक कानून बना था, घुमंती लोगों को अपराधी माना जाता था और कहा जाता था कि वे भीख मांगते हैं। ब्रिटिश शासन के दौरान बना आदिम जनजात अधिनियम 1871 घुमंतों जनजातियों को अपराधी मानता था और उन्हें आवारागर्दी और भीख मांगने से जोड़ता था। यह कानून भेदभावपूर्ण था और आज भी इसकी आलोचना की जाती है। भारत में भीख मांगने पर कोई केंद्रीय कानून नहीं है, लेकिन समवर्ती सूची में है कि राज्य सरकार इसको बना सकते हैं इस पर कानून। यानी पूरे देश में लागू होने वाला कोई ऐसा कानून नहीं है। इसके बजाय कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति अधिनियम 1959 को आधार बनाकर अपने अपने राज्यों में कानून बनाए। भारतीय संविधान में जो केंद्रीय सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची होती है, केंद्रीय सूची पर केंद्र सरकार अपने कानून बना सकती है और राज्य सूची पर राज्य सरकारें कानून बना सकते हैं। लेकिन समवर्ती सूची में जो विषय शामिल होते हैं उस पर दोनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों कानून बना सकती हैं। तो भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में जो है प्रविष्टि 15 में जो है उसके तहत केंद्र और राज्य सरकारें दोनों ही आवारागर्दी, जिसमें भीख मांगना भी शामिल है, घुमंतों और प्रवासी जनजातियों पर कानून बनाने का अधिकार रखती हैं। तो भीख मांगने पर कोई अखिल भारतीय कानून नहीं है। इसके बजाय कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम 1959 को आधार बनाकर अपने कानून बनाए हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भीख मांगना अपराध है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था कि भीख मांगना अपराध नहीं। मैं बताता हूं, दिल्ली हाई कोर्ट ने भीख मांगने को अपराध नहीं माना है। सन 2018 में अदालत ने कहा कि भीख मांगने पर रोक लगाने वाला पुराना कानून गलत है क्योंकि यह संविधान के खिलाफ है। अदालत ने कहा सबको कानून के समान बराबरी का हक है और जीने का भी हक है, इसलिए भीख मांगना कोई अपराध नहीं है। अदालत ने, यानी दिल्ली हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि सरकार की जिम्मेदारी है कि वह लोगों के लिए रोटी कपड़ा मकान की व्यवस्था तो करे ताकि लोगों को भीख ना मांगना पड़े। भाई देश में लोग गरीब हैं तो भीख मांग रहे हैं। अदालत ने यह भी कहा कि भिक्षावृत्ति
अदालत ने यह भी कहा कि भिक्षावृत्ति अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन करता है। अदालत ने यह भी कहा कि अधिनियम में भीख मांगने की परिभाषा मनमानी तरीके से दी गई है। अदालत ने जोर देकर कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत सभी नागरिकों को बुनियादी जरूरतें रोटी, कपड़ा, मकान प्रदान करना राज्य का कर्तव्य है। आने की भैया सरकार अगर दे तो भीख काहे मांगे, लेकिन जब भिक्षा मांगना एक बिजनेस बन जाएगा तो रोटी, कपड़ा, मकान देने के बाद भी क्या भिखारी भीख नहीं मांगेंगे? 4 लाख भिखारी हैं पूरे देश में, 4 लाख को तो सरकार रोटी कपड़ा और मकान दे ही सकती है। लेकिन नहीं, जब वो गिरोह काम कर रहा है, जब आपराधिक संगठन काम कर रहे हैं, जब उनका शोषण हो रहा है, एक तरीके से उनका बिजनेस बन गया है, करोड़पति अरबपति हो रहे हैं भिखारी, तो कैसे? लेकिन अदालत ने ये टिप्पणी की। अदालत ने यह भी कहा कि भिखारियों को अपराधी बना देने से समस्या का असली जड़ दूर नहीं होगा, बल्कि भिखारी बस हमारी नजरों से ओझल हो जाएंगे। समस्या की असली जड़ है गरीबी। सरकार चाहे तो जबरन भीख मंगवाने वाले रैकेट को रोकने के लिए कोई दूसरा कानून बना सकती है। जैसे कि बात हो रही कि भीख मंगाने वाले रैकेट होते हैं जो लोगों का शोषण करते हैं, लेकिन इसके लिए पहले उसे इस समस्या के सामाजिक और आर्थिक पहलुओं को ध्यान देना होगा और उसका अध्ययन करना होगा। तो कोर्ट ने यह भी कहा कि भाई सबसे पहले तो सामाजिक पहलुओं का अध्ययन करिए कि क्यों लोग कोई भिक्षावृत्ति की तरफ जा रहा है, क्या वजह है उसका। अब बिना वारंट के किसी भिखारी को गिरफ्तार करने, उसे अदालत में ले जाने, उससे पूछताछ करने और 10 साल तक हिरासत में रखने जैसे प्रावधानों को खत्म कर दिया गया है। ये भिक्षावृत्ति अधिनियम जो है 1959 के महाराष्ट्र में था। सबसे बड़ी यह समस्या है, क्या भीख मांगने पर रोक लगाया जा सकता है, जैसा कि इंदौर और भोपाल प्रशासन ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने साल 2021 में स्पष्ट किया था। 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट का आया था जिसने अपराध नहीं माना था, लेकिन 2021 में सुप्रीम कोर्ट का एक गाइडलाइन आया है कि भीख मांगने पर रोक नहीं लगा सकता। कोई भी राज्य जो है वो भीख मांगने पर रोक नहीं लगा सकता, क्योंकि यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है, न कि कोई अपराध है। अदालत ने कहा कि लोगों को भीख मांगने के लिए मजबूर होना एक गंभीर मुद्दा है और इसे सिर्फ कानून बनाकर हल नहीं किया जा सकता है। इसी पर सरकार ने एक योजना चलाई थी कि कैसे जो भिखारियों को उसमें लाया जा सके, है ना। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और जस्टिस MR शाह की पीठ ने केंद्र और दिल्ली सरकार को एक याचिका पर नोटिस जारी किया था। अदालत ने कहा था कि लोग पढ़ाई लिखाई और नौकरी ना होने की वजह से भीख मांगते हैं। यह एक सामाजिक आर्थिक समस्या है जिसका हल सिर्फ कानून बनाकर नहीं निकाला जा सकता। इसलिए अदालत ने यह भी कहा कि सड़कों, सार्वजनिक जगहों, ट्रैफिक सिग्नल से भिखारियों को हटाने का आदेश नहीं दे सकता, जबकि भोपाल प्रशासन और इंदौर प्रशासन ने दिया है। और जस्टिस चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा, आपकी पहली मांग है कि लोगों को सड़कों पर रहने से रोका जाए, लेकिन लोग सड़कों पर भीख क्यों मांगते हैं? या गरीबी की वजह से ऐसा है, ऐसा भीख मांगते हैं? सुप्रीम कोर्ट होने के नाते हम कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे जो सिर्फ अमीर लोगों के हित में हो। उनके पास कोई और चारा नहीं है, कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का। ये सही भी है, कोई भी अपनी मर्जी से भीख नहीं मांगता। अगर किसी के पास रोजी रोजगार हो तो भीख क्यों मांगेगा? लेकिन अगर भीख मंगवाने को ही कोई रोजगार बना ले, जैसे गिरोह लोग बना लेते हैं, संगठित गिरोह लोग बना लेते हैं, बदमाश लोग बना लेते हैं, उनके अंडर में 50 लोग हैं जिनके किसी के कुछ कागजात रख लिए, किसी का लोन हो, कुछ भी है, किसी के बच्चों को कहीं बंदी बना लिए, अब जाओ भीख मांग के ले आओ, तब बच्चों को, मतलब कुल मिला के जो संगठित गिरोह हों उन पर तो जो है रोक लगाई जा सकती है। लेकिन भीख क्यों कोई मांगता है? मजबूर होता है तभी मांगता है। अब हम लोग इस पर बात कर लेते हैं कि क्या भिखारियों के कल्याण के लिए सरकार की कोई योजना है। सरकार की एक योजना है इस्माइल नाम की योजना जो सरकार ने 2022 में शुरू किया था। इस्माइल योजना का मकसद था कि भिखारियों को मदद करना है ताकि वो भीख मांगने की बजाय अपना जीवन खुद चला सकें। इस योजना में भिखारियों के इलाज, पढ़ाई और काम सीखने का मौका दिया जाता है। सरकार चाहती है कि 2026 तक भारत में कोई भीख ना मांगे। सरकार की योजना है, सरकार चाहती, सरकार की इच्छा है 2026 तक कोई भीख ना मांगे। 2025 चल रहा है, साल भर में ऐसा हो पाएगा? हमें तो नहीं लगता, लेकिन देखते हैं। 2024 में इस योजना से 970 लोगों को मदद मिली, जिसमें 352 बच्चे हैं। बस 4 लाख भिखारी में खाली 970 लोगों को मदद मिली 24 में। 26 में कैसे बंद हो जाएगा?
इस योजना में 2 छोटी योजनाएं शामिल हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के कल्याण के लिए व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना और भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए केंद्रीय क्षेत्र योजना। यह योजना ट्रांसजेंडर व्यक्तियों और भिखारियों दोनों के लिए कई तरह से मदद लेकर आई है। स्माइल योजना जो है, इसमें उन्हें फिर से समाज में बसने पर जोर दिया गया है। इसके साथ ही उन्हें इलाज, सलाह, शिक्षा, हुनर सिखाने और रोजगार से जोड़ने जैसी सुविधाएं भी दी जाएंगी। यह सब राज्य सरकारों, केंद्र शासित प्रदेशों, स्थानीय निकायों, स्वयंसेवी संगठनों, सामुदायिक संगठनों और दूसरे संस्थानों की मदद से किया जाएगा। भीख मांगना एक सामाजिक समस्या है, तो इस समस्या का समाधान क्या है, इस पर भी जान लेना जरूरी है कि भाई अगर ये एक सोशल इनजस्टिस है तो इसका समाधान क्या है। अगर सामाजिक समस्या है, सामाजिक प्रॉब्लम है, सोशल प्रॉब्लम है भीख मांगना, तो इसका कोई समाधान भी होना चाहिए। भाई देखो, भारत में भीख मांगना एक आम दृश्य है। कहीं भी चले जाइए आपको भिखारी मिल जाएंगे। कभी कभी तो बैठे रहो दिन भर में 10 to 20 मिल जाते हैं। 1 घंटे में 10-15 लोग आ जाते हैं। एक को दो तो 20 लोग घेर लेते हैं, ऐसा भी होता है। लेकिन इसके पीछे कारणों को समझना जरूरी है। भीख मांगना कोई पेशा नहीं है, बल्कि यह गरीबी, बेरोजगारी और सामाजिक असमानता जैसी गहरी समस्याओं का एक लक्षण है। गरीबी, बेरोजगारी और कम रोजगार भीख मांगने के मुख्य कारण है ना। मोदी सरकार ने तो कहा था कि 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे, नहीं हो पाया। आज जो है 11-12 साल से इनकी सरकार है, नहीं हो पाया। तो ऐसे ही जब बेरोजगारी रहेगी तो भीख क्यों नहीं कोई मांगेगा, क्या करेगा भाई। शिक्षा भी इतनी महंगी हो गई, बहुत लोग पढ़ नहीं पाते हैं। लेकिन ठीक है, गरीबी, बेरोजगारी और कम रोजगार भीख मांगने के मुख्य कारण है। जब लोगों के पास आधारभूत जरूरतें पूरी करने के लिए कोई साधन नहीं होता है ना, तब वो मजबूरन भीख मांगते हैं। गांव से शहरों की ओर पलायन करने वाले, हाशिए पर रहने वाले लोग अक्सर बेघर हो जाते हैं, तो भीख मांगना उनकी मजबूरी हो जाती है। भीख मांगकर वो अपना पेट पालते हैं, वो अपने जीवन रक्षा करते हैं। इसके अलावा भारत में जाति व्यवस्था ने ऐतिहासिक रूप से कुछ समुदायों को हाशिए पर रखा है। जैसे बंजारे हो गए, तमाम घुमंतू जातियां हैं, उनके पास न जमीन है न घर है, क्या करें। उनके पास अवसर के सीमित अवसर होते हैं, वे शिक्षा भी नहीं ले सकते हैं। कुछ संस्कृतियों में भीख मांगना एक वंशानुगत पेशा माना जाता है। कुछ तो ऐसे छोटे छोटे समाज है जहां भीख मांगने को अपना एक तरह से पेशा ही माना जाता है। जैसे कह लीजिए कि कुछ ब्राह्मण समुदाय में पूजा पाठ कराना पेशा माना जाता है, कहीं कुछ और समुदाय है उनमें कोई बिजनेस जो है पेशा माना जाता है। वैसे भीख मांगना उनका पेशा ही बन गया है। उनकी संख्या बढ़ रही है। चलो भैया, हमारे दादा भी भीख मांगते थे, हमारे बाबा भी भीख मांगते थे, हम भी भीख मांग रहे हैं, हमारा बच्चा भी भीख मांगेगा, हमारी बहू भी भीख मांगेगी। ये ऐसा जो है कुछ जातियां हैं हमारे यहाँ, उनका जो है पेशा ही है ना। भीख मांगना एक वंशानुगत पेशा हो गया उनका। जैसे स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास सेवाओं की कमी के कारण अक्सर देखें तो जो विकलांग लोग होते हैं ना, भीख मांगने को मजबूर हो जाते हैं। कारण यह है कि कोई पैर से विकलांग है तो कोई उसको नौकरी नहीं दे सकता, है ना। जब नौकरी नहीं दे सकता, वो घर में भी बैठे बैठे क्या करे, घर वाले भी तिरस्कार कर देते, तो बाहर जाके भीख ही मांगने लगता है ना। कई मानसिक रूप से बीमार लोग होते हैं, उनका पुनर्वास की कोई व्यवस्था नहीं है, तो क्या करें। वो सड़क पर टहलते रहते हैं, जो किसी ने कुछ दे दिया तो खा लिए, एक तरीके से उनको भिक्षावृत्ति हो जाती है। तो ऐसे कहा गया कि स्वास्थ्य सेवा और पुनर्वास सेवाओं की कमी है, जिसके कारण कुछ लोग जो है भीख मांगने लगते हैं। आखिर उन्हें जीवित भी रहना है, विकलांग है, जीवित रहना, मानसिक रूप से विकलांग है तो उनको भी जीवित रहना है, तो वो भीख मांगने लगते हैं। लेकिन उसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है, दिक्कत है संगठित गिरोह और जो उसको पेशा बना लेते हैं और वो सामाजिक उसमें आना नहीं चाहते, दूसरे मतलब आम उसमें आना नहीं चाहते, मुख्य धारा में आना नहीं चाहते। भीख मांगने की समस्या का समाधान कानून बनाकर या भिखारियों को सजा देकर नहीं किया जा सकता है। इसके लिए जरूरी है कि गरीबी और बेरोजगारी जैसी मूलभूत समस्याओं पर ध्यान दिया जाए। शिक्षा और कौशल विकास के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाया जाए। विकलांग और मानसिक रूप से बीमार लोगों के लिए पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराई जाएं। सामाजिक भेदभाव को खत्म किया जाए और सभी को समान अवसर दिए जाएं, तभी भिक्षा मांगना जो है वो खत्म हो सकता है। कानून बना के भिखारियों को जेल में डाल के आप जो है भिक्षावृत्ति को समाप्त नहीं कर सकते हैं। यह एक सोशल समस्या है, हमारे आपके बीच की समस्या है। तो अब सरकार बहुत बड़े बड़े वायदे करती, कोई भी सरकार बनती थी वायदा जरूर करती है। हम बेरोजगारी खत्म कर देंगे, हम गरीबी खत्म कर देंगे,
हम अच्छा स्वास्थ्य देंगे, हम अच्छी शिक्षा देंगे, है ना। जब ये सब मिलने लगे तो आदमी क्यों भीख मांगे? वही है ना, अपना पेट पालना है, अपनी दवाई करानी है, जीवित रहना है। भिखारियों को लिए शिक्षा का कोई महत्व ही नहीं है। लेकिन नई स्माइल योजना है जो सरकार ने जो है लागू किया है, 2022 से चल रही है। लेकिन इंदौर और भोपाल प्रशासन ने जब भिक्षावृत्ति पर रोक लगाई तो यह चर्चा का विषय बन गया। और यह भी जानना जरूरी है कि भारत में भिखारियों को लेकर क्या स्थिति है और किस तरीके से इनका पुनर्वास हो सकता है। ऐसे ही कार्यक्रम के लिए बने रहिए एमटी टॉक शो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।